तो आज से 2 साल पहले हमने इन्वेस्ट किए थे 9 लाख रुपीज़ एक 100 गज के प्लॉट में। और अब जो उसकी डिमांड है वो क्रेज़ी है, क्रेज़ी लिटरली। मतलब लोग इस प्रॉपर्टी के आज मुंह मांगे पैसे देने के लिए तैयार हैं। उसका मैं आपको एक प्रूफ दूंगा। मैं आपको एक कॉल रिकॉर्डिंग सुनाऊंगा जिससे आपको पता चलेगा कि जो उसकी डिमांड है वो किस लेवल पे जा चुकी है। और फिर हम डिस्कस करेंगे ऐसा कैसे पॉसिबल है, हाउ दिस इज़ पॉसिबल, और आप कैसे कर सकते हो, कैसे रिस्क को अवॉइड करना है। देखो, मार्केट में बहुत सारी फैंसी चीज़ें हैं, लाइक स्टॉक्स हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, क्रिप्टोज़ हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। बट आपको कोई ये नहीं पता था जो मनी है वो जितना ज़्यादा रिटर्न लेके आएगी आसानी से, उतना ही आसानी से वो आपका मनी लेके भी चला जाएगा। जितनी आसानी से आप किसी भी जगह से पैसा निकाल पा रहे हो, उतनी ही आसानी से वहाँ पे आप पैसे गंवा भी दोगे। तो चलो मैं आपको एक कॉल रिकॉर्डिंग सुनाता हूँ। तो ये जो कॉल रिकॉर्डिंग है ये मेरे फादर और एक बायर के बीच में हो रही है। बायर मेरे फादर को अप्रोच कर रहा है उस प्लॉट को सेल करने के लिए, और वो किस तरह से कर रहा है मैं आपको सुना देता हूँ। हवलदार, एक बात बताऊँ तुम्हें। हवलदार, हाँ बोलो जी। एक बात कह रहा हूँ, आज मना के खीर खवा रहा हूँ तुम्हें। अरे पंडित जी वो तो सही बात है ना, बिके हाँ। वो तो कुछ। तो यहाँ पे हवलदार हैं वो मेरे फादर हैं, और जो पंडित जी है वो बायर है। ओके, एक्चुअली मेरे फादर आर्मी से रिटायर्ड हैं, और गांव में आर्मी से रिटायर्ड होते हैं उनको हवलदार, फौजी इस तरह से कॉल करते हैं। तो मेरे पिताजी को हवलदार बोल रहा है। कोई दिक्कत ना है, ऐसी कोई परेशानी ना है। ना वो तो बात सही है, पर आज से 5 साल पीछे जो रेट मिलेंगे ना, हाँ, उन्हें दे दूंगा ना तुम्हें आज। कहा दे रहे हो? तो जो बायर है वो मेरे फादर से बोल रहा है कि वो आज से 5 साल बाद के जो रेट होंगे उस प्लॉट के वो आज देने के लिए रेडी है। जस्ट अज्यूम, आज से 5 साल बाद के जो रेट होंगे वो आज देने के लिए रेडी है। तो आप सोच सकते हो कितना ज़्यादा अग्रेसिवली उस प्लॉट पे बेट लगाने के लिए रेडी है। आप खुद सोचो कि बायर को कितना ज़्यादा कॉन्फिडेंस है उस प्रॉपर्टी के ऊपर। लाइक ऐसा क्या है भाई कि वो आज से 5 साल बाद तक के रेट देने के लिए तैयार है। मतलब इतनी ज़्यादा डिमांड आप कैसे सोच सकते हो? आज से 5 साल बाद तक के रेट वो देने के लिए रेडी है। आगे सुनते हैं। तो तुम पूछ देख, तुम बताओ, मैं तुमसे कहता हूँ, तुम इसे मोटे दिमाग हो। अरे वो तो तुम्हारी बात सही है। हाँ। मैं कैसे बालकन से सलाह मिलानी पड़े, छोटे मोटे काम तो है ना भाई। तो तुम बताओ, हम उन्हें पूछ लेंगे। कहती मैं यहाँ तक क्या ले सकूं। मैं जब तुम्हें लिए 2 साल ही चाहिए, 2-3 साल। हाँ 2-3 साल नहीं। जोड़े ले लो, हैं? जोड़े ले लो। तो बायर बोल रहा है कि आपको प्लॉट लिए हुए 2-3 साल ही हुए हैं। तो मेरे फादर बोलते हैं यस, और उन्होंने ये भी बोला कि उनको बच्चों से पूछना पड़ेगा क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट का मोस्टली जो पार्ट है वो मैं ही हैंडल करता हूँ। तो बायर यहाँ पे बोलता है कि आपको ये प्लॉट परचेज़ किए हुए 2 साल ही तो हुए हैं, तो उसका जो पहला ऑफर है वो है 1.5 गुना। लाइक आप मुझसे 1.5 गुना ले लो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने ये प्लॉट 9 लाख रुपये का लिया है तो मैं आपको इसका 14.5 लाख रुपये पे करने के लिए रेडी हूँ आज। अब आगे सुनते हैं। तो ले ले जोड़े ना मिलेगा। दूने ले लो। ना 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 हैं? देन आ रहे हो भैया। ले लो। हैं? कितने? हाँ तो हम पूछ सके हैं हैं? फिर बालकन ने पूछ कर जवाब दूंगा तुम्हें। ठीक है, बालकन में पूछ के जवाब दे दिया। मना के खीर खवा रहा हूँ, कहीं ना मैंने पहले। हाँ हाँ ना। सो अब वो कह रहा है कि लाइक आई एम रेडी टू पे यू 3 टाइम्स। बायर वॉज लाइक 1.5 गुना ले लो, दुगने ले लो, तिगने ले लो। बट मेरे फादर ने बीच में ही रोक दिया कि मैं चलो पूछता हूँ, वरना मुझे तो ऐसा लगता है कि वो 4 टाइम 5 टाइम तक भी चला जाता, राइट। तो बायर ने ऑफ़र इस तरीके से देना स्टार्ट करा था कि आप 1.5 गुना ले लो। मेरे फादर ने बोला नहीं। फिर उसने बोला दुगने ले लो। मेरे फादर ने बोला नो। फिर उसने बोला 3 गुना ले लो। तब मेरे फादर को लगा यार कोई इतना अमाउंट देने के लिए क्यों तैयार है। और फिर उन्होंने सोचा कि लगातार मैं मना करता रहूँगा ये भी सही नहीं है। फिर मेरे फादर ने उनसे बोला कि मैं अपने बच्चों के साथ डिस्कस करूँगा एंड देन आई विल लेट यू नो। तो और मैं आपको बता दूँ कि ये हमने डील कैंसिल कर दी। अभी आप सोचो कि इतना अच्छा डील कैंसिल क्यों किया। देखो, इसका रीज़न मैं आपको बताऊँगा, बट उससे ही नेक्स्ट डे हमको एक और बायर आया। उसने पता क्या बोला, वो 4 टाइम्स देने के लिए रेडी है, और वो भी हमने कैंसिल कर दिया। अभी आप सोचो कि यार डिमांड इतना ज़्यादा क्रेजी कैसे हो सकता है। 2 साल के अंदर लोग इतना अग्रेसिवली उसके लिए क्यों पीछे पड़े हुए हैं। तो आपको ये तो समझ में आ गया कि डिमांड बहुत ज़्यादा है, एंड ये भी समझ में आ गया कि जो इन्वेस्टमेंट था वो बहुत बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट था और बहुत ज़्यादा सेफ़ इन्वेस्टमेंट था। लाइक प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना बहुत ज़्यादा सेफ़ माना जाता है। ये माना जाता है कि अगर आपकी ग्रोथ नहीं हो रही है तो एटलीस्ट आपके पास प्रॉपर्टी है जिस रेट की वो है, और आप उसे 1 से 1.5 लाख रुपये सस्ता कभी भी बेच सकते हो अगर आपने ठीक ठाक जगह पर लिया। अगर आपका पर्पस इन्वेस्टमेंट है ना, तो आपकी प्रॉपर्टी ज़्यादा लॉस में नहीं जाएगी। बट हाँ, अगर आपने किसी आउटसाइड एरिया में ख़रीद लिया जहाँ पे कोई डिमांड नहीं है, तो वो इन्वेस्टमेंट का
रीज़न ही नहीं बनता पहले तो इन्वेस्टमेंट का। अगर आपने कर दिया तो फिर वो तो आप नहीं सेल आउट कर पाओगे। बट ये कहा था कि आपकी ज़मीन को कोई लेके नहीं भाग सकता, उससे आपको कोई आपसे उसे चुरा नहीं सकता। तो आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो रहता ही है, मतलब वो सेफ़ रहता है, सेफ़ माना जाता है। तो इतने ज़्यादा सेफ़ इंस्ट्रूमेंट में भी आप इन्वेस्ट करके इतने ज़्यादा क्रेजी रिटर्न्स ले सकते हो, कैसे, हाउ दिस इज़ पॉसिबल, आओ इसको ब्रेक डाउन करते हैं। तो पहले हम जानेंगे कि हमने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कब किया था। तो मैं यहाँ की लोकेशन बता देता हूँ। लोकेशन है जेवर एयरपोर्ट। 2018 में यूपी गवर्नमेंट ने जेवर एयरपोर्ट के लिए हाँ कर दिया था एंड बहुत ही जल्दी यहाँ पे लैंड एक्विजिशन हो गया था एयरपोर्ट के लिए एंड जो प्रॉपर्टी के प्राइजेस थे वो भागने लग गए थे बहुत ज़्यादा। तो हमने भी अपना रिसर्च करना चालू कर दिया था कि हम भी कुछ ऐसा प्लेस ढूंढ रहे थे कि जहाँ पे चांसेस हो कि हम लोग वहाँ पे इन्वेस्ट कर लें। और हमने भी सोचा कि अगर इधर आसपास हम एक छोटा इन्वेस्टमेंट भी कर लेते हैं तो वो डेफिनेटली ग्रो करेगा, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ एयरपोर्ट नहीं था, वहाँ पे मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं। वहाँ पे बहुत सारी फैक्ट्रियाँ, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप हो रही हैं, बहुत सारे रोड्स हैं, पास में ही डिफेंस कॉरिडोर बनना है, फिल्म सिटी बन रही है, मेट्रो आ रही है, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। तो थोड़ा बहुत रिसर्च करने के बाद हमने एक पास में ही एक विलेज था, वहाँ पे हमने एक 100 गज का प्लॉट लिया था 9 लाख रुपए का, सन 2021 में। इतना बड़ा कोई इन्वेस्टमेंट था नहीं, बस हमने सोचा था कि 9 लाख लगाएंगे, पड़ा रहेगा, बच जाएगा, फ्यूचर में काम आएगा। ऐसा कुछ एक्सपेक्टेशन हमने नहीं किया था कि 2 साल में ये 3-4 गुना हो जाएगा, ऐसा हमने नहीं सोच के इन्वेस्ट किया था। बस हमने सोचा था कि छोटा सा इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, फ्यूचर में काम आएगा। हमने बस कुछ चीज़ों का ध्यान दिया था, जैसे कि लोकेशन परफेक्ट होना चाहिए और जो प्रॉपर्टी है उसमें कोई फ्रॉड नहीं होना चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें थी जिसको हमने ध्यान में रखते हुए इसमें इन्वेस्ट किया था। ओके, तो ये थे इन्वेस्टमेंट करने के रीजंस। अब डेवलपमेंट क्या हुआ, एंड डेवलपमेंट ये होता है कि जिस विलेज में हमने इन्वेस्ट किया था उस विलेज से आगे एंड लेफ्ट एंड राइट के जितने भी विलेजेस थे वो गवर्नमेंट ने एक्वायर कर लिए फॉर एयरपोर्ट एंड अदर प्रोजेक्ट्स। एंड अब आप खुद सोचो कि एक विलेज है, उसके आगे एशिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने जा रहा है, ओके, एंड अदर प्रोजेक्ट्स हैं। तो अब वहाँ पे फैक्ट्रीज आएंगी, वर्कर्स आएंगे, तो वहाँ पे जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी। वहाँ पे शॉप्स खुलने लग जाएंगी, रेंट पे प्रॉपर्टीज़ उठने लग जाएंगी, उस प्लेस की जो इकोनॉमी है वो बहुत ज़्यादा राइज़ कर जाएगी। वहाँ पे होटल्स खुलने लग जाएंगे, बहुत सारी चीज़ होंगी। तो इन 2 साल में ये चीज़ें चेंज हो गई, जिसकी वजह से जो हमारे प्लॉट की जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा हो गई, बहुत ज़्यादा। लाइक अब उसे कोई भी खरीदने के लिए रेडी है, आज हम जिस टाइम चाहे उसे उस टाइम बेच सकते हैं। तो इन चेंजेस की वजह से उस प्लॉट की जो डिमांड थी वो सडनली हाई हो गई और हमको मल्टीपल बायर्स अप्रोच करने लग गए हैं। मैंने आपको 2 चीज़ बता दी हैं। पहला, मैंने इन्वेस्ट क्यों किया, वो इसलिए बताया क्योंकि आसपास गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स आ रहे थे। दूसरा, मैंने आपको बताया कि ऐसा क्या डेवलप हुआ कि उसकी जो डिमांड थी वो इतनी ज़्यादा हाई हो गई। तो थर्ड पॉइंट पे आते हैं कि हमने उसे सेल क्यों नहीं किया। देखो, सेल नहीं करने का रीज़न काफ़ी सिंपल है। हमारी जो बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं वो मोस्टली फार्म लैंड्स हैं। हम वहाँ पर वेट कर रहे हैं कि गवर्नमेंट आएगी, वहाँ पे भी कुछ प्रोजेक्ट्स डेवलप करेगी और जो हमारी फार्म लैंड के प्राइजेस हैं वो भी ग्रो करेंगे। तो हमारे पास बहुत ही कम प्रॉपर्टीज़ हैं जो प्लॉट्स की फॉर्म में हैं एंड उनमें से ये एक है। और मेन जगह पे प्लॉट होना बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि आने वाले टाइम पे यहाँ पे वर्कर्स की जो क्वांटिटी है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। यहाँ पे बहुत सारी फैक्ट्री सेटअप होने वाली है, तो उनके वर्कर्स आएंगे, वो रेंट पे रहेंगे, तो यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बहुत सारी बढ़ जाएंगी। इवन जिस विलेज में ये हमारा प्लॉट है उसमें ऑलरेडी 2 फैक्ट्रीज ओपन हो चुकी हैं एंड बहुत सारी कंपनीज़ वहाँ पर प्रॉपर्टीज़ खरीद रही हैं अपनी फैक्ट्री सेटअप करने के लिए। तो देखो, जब कंपनीज फैक्ट्रीज खोलेंगी वहाँ पर, तो जो उधर के जो वर्कर्स होंगे वो कहीं तो रहेंगे। तो हमारा प्लान फ्यूचर का यही है कि मे बी जब यहाँ पे बहुत सारे वर्कर्स आ जाएंगे तो वो रेंट के लिए सर्च करेंगे। तो हमारा प्लान यही है कि इस प्रॉपर्टी को हम 2 से 3 फ्लोर पर रेंट हाउस डेवलप कर देंगे। तो इसकी वजह से हमारी जो ऑटोमेटिक इनकम है वो 50 से 60 हज़ार की ईजिली जनरेट हो जाएगी। तो ये मेन रीज़न है ना सेल करने का। और फ्यूचर किसने देखा है, क्या पता यहाँ पे और भी ज़्यादा डेवलपमेंट आ जाए। और हमारा कोई इतना बड़ा रिस्क तो है नहीं। हमने 9 लाख रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया था और करंटली उसकी जो डिमांड है वो 30-40 लाख रुपीज़ आ रही है। अगर बुरे से बुरा होगा भी तो 15-20 लाख तो कभी भी मिल ही जाने इसके, राइट। तो इसी वजह से हमने उसे सेल नहीं किया है। तो अब आते हैं 4th पॉइंट पर कि आप कैसे ये चीज़ कर सकते हो। तो सबसे पहली चीज़ तो है कि इन्वेस्टमेंट के लिए आपके पास पैसा होना चाहिए। लोग गलती क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि यार हम भी पैसा कमा लेंगे, बट हमारे पास पैसा नहीं है तो हम क्या करते हैं, लोन ले लेते हैं। तो ये सबसे बुरी अप्रोच है, ये कभी मत करना। लोग कॉन्सेप्ट समझते नहीं है। कॉन्सेप्ट काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। आपकी इन्वेस्टमेंट की जो जर्नी है उसकी स्टार्टिंग डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से नहीं होती है। उसकी जो सबसे पहली स्टार्टिंग होती है वो होती है एक एक्टिव इनकम सोर्स। फिर चाहे वो आपकी जॉब से आने वाली किसी इनकम से या किसी बिजनेस से हो सकती है। जब आपके एक्टिव इनकम सोर्स बन जाता है फिर आप उसको सेव कर दो। जो भी आपका इन्वेस्टमेंट का गोल है, फॉर एग्जांपल 10 लाख रुपीज़, 15 लाख रुपीज़, तो आप उसको पहले बनाते हो। तो वो कैसे बनेगा, वो आप धीरे धीरे सेव करोगे और जब वो सेव हो जाता है देन आप स्टार्ट करते हो इन्वेस्टमेंट करना। तो ये कॉन्सेप्ट है, अर्न, सेव और इन्वेस्ट। काफ़ी सिंपल है। तो इन्वेस्टमेंट का पहला रूल आपको समझ में आ गया, अर्न, सेव, इन्वेस्ट। दूसरा रूल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले वाले रूल से भी ज़्यादा। एक बार के लिए इन्वेस्टमेंट मत करना, बट जो पैसे कमाएं उनको लुटा मत देना। मतलब बेवकूफ़ नहीं बनना है आपको। आप इतनी मुश्किल से पैसे कमाओगे और कोई आपको पागल बना के निकल जाएगा। तो रिसर्च ऑन ग्राउंड प्रॉपर होनी चाहिए, प्रॉपरली लीगली सारा रिसर्च होना चाहिए। तो सेकंड रूल भी काफ़ी सिंपल है, बेवकूफ़ मत बनो।
समझ में आ गया? मतलब इसका मतलब ये है कि जब भी आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने जाओगे तो 60% चांसेस होते हैं कि आप किसी बेकार प्रॉपर्टी में फंस जाओगे, या तो उस पर केस चल रहा होगा, लोन होगा, या फिर आपको किसी ऐसे इलाके में ले जाके फंसा देते हैं जहाँ पे आप उसे कभी भी सेल आउट नहीं कर पाओगे। तो डू योर ओन रिसर्च, आपको ग्राउंड वर्क खुद करना पड़ेगा, आपको डीलरों के भरोसे नहीं रहना है। जब आपको ग्राउंड समझ में आ जाए तब आपको किसी डीलर को अप्रोच करना है कि मुझे इस इलाके में प्रॉपर्टी चाहिए। प्रॉपर्टी के पेपर्स को प्रॉपर लीगली चेक करना है। मैं 2 डॉक्यूमेंट सबसे ज़्यादा देखता हूँ, वो है 41-45। उससे हमको पता लगता है कि रियल ओनर कौन है और इस पर कोई लोन तो नहीं है। इस समय मेरा 2-3 हज़ार रुपये खर्च हो जाता है, बट एटलीस्ट मुझे ये तो पता चल जाता है कि प्रॉपर्टी एक जेन्युइन प्रॉपर्टी है, इसमें मुझे कोई पागल तो नहीं बना रहा है, क्योंकि केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया एंड मेरी भी वॉइस बैठ चुकी है, बोलते बोलते मैं इतना नहीं बोलता हूँ। अगर आपके कुछ सजेशंस हैं, क्वेश्चंस हैं, जो भी है आप पूछना चाहते हो वो मुझे कमेंट्स में लिख सकते हो। मैं आने वाली वीडियोज़ में उनका आंसर ज़रूर करूँगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।